अब देखो ज्यादा हाँ कुछ नहीं है तो वैसे बहुत कुछ, पर अभी फिलहाल आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अब कुछ और टर्म पे बात करने जा रहे हैं, वो सुनो। अब देखो एक वर्ड आपके सामने आएगा जिसका नाम है एनांशियोमर। ठीक है, एनांशियोमर सबसे पहले याद रखना, जब भी आपको मिलेगा पेयर में मिलेगा। एनांशियोमर हमेशा पेयर में आपको दिखेगा, अकेले, यानी कि जब भी आपके पास एनांशियोमर का बात होगा, याद रखना वो हमेशा पेयर में पाया जाएगा। अब एनांशियोमर के लिए आपके पास फंडामेंटल डेफिनेशन क्या, रट जाओ, सुन लो। जो भी एनांशियोमर जो पेयर होगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, और जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। रट जाइए इसको। आपके सामने बहुत कॉमनली ये वर्ड आएगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये दोनों एक दूसरे का एनांशियोमर है। जैसे ही एनांशियोमर बोला जाएगा, इसका मतलब समझ जाना कि जिस पेयर की बात कर रहे हैं वो पेयर एक दूसरे का मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और अगर आपके पास ये वर्ड आता है बेटा डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर, तो ये भी पेयर में पाया जाएगा। और ये जो होगा वो क्या होगा, सुनो, ये ना ही मिरर इमेज होगा, नाइदर मिरर इमेज, और ना ही ये सुपर इम्पोजिबल होगा, नॉर सुपर इम्पोजिबल। अगर कोई स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो उसको आप एनांशियोमर कहोगे। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर ना ही मिरर इमेज है और ना सुपर इम्पोजिबल है तो उस पेयर को डायस्टेरियोमर कहा जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड आपके पास आएगा जिसका नाम होगा मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड, और मेसो कंपाउंड क्या होगा बेटा, याद रखना, वो अकेले होगा, हाँ होगा, माने उसका 14 फेब खाली जाएगा। समझ में आया बात? 14 फेब को तुम लोग छुट्टी करे तो স্যার মেসো কম্পাউন্ডটা সে বুঝতে পারলাম না। अभी बुझाया कहाँ बेटा, अभी तो हम यार्की कोटता है। ও স্যার अभी पढ़ाता कहाँ है, अभी तो यार्की कोटता है, अकेले होगा बेटा, याद रखना। तो पहले देखो पकड़ने का तरीका बता दे रहे। एनांशियोमर बोलते ही आपका डिफॉल्ट अच्छा ये पेयर में होगा, और जो भी पेयर होगा एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। एग्जाम्पल समझाएंगे, अभी पहले फंडामेंटल याद कर लो। लेकिन जब मेजो वर्ड आएगा तो वो अकेला होगा, और जो भी मेजो कंपाउंड होगा याद रखना उसमें कायरल कार्बन होगा, और उसमें यहाँ पे लिख रहे, और उसमें सिमेट्री भी होगा। मतलब जो मेजो कंपाउंड होगा बोला वो ऑप्टिकली क्या होगा, सर इनएक्टिव। इनएक्टिव। याद करो पिछले क्लास में यही पढ़ाए थे कि अगर किसी कार्बन के पास सिमेट्री है, किसी का मॉलिक्यूल के पास सिमेट्री हो, तो कायरल कार्बन हो या ना हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्राइटेरिया क्या था, कायरल कार्बन होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। है ना। अब देखो बेटा हाँ इस चीज, ये तीनों टर्म को समझने के लिए अब आपके सामने एग्जाम्पल रख रहे। देखो आप में से कोई बताएगा इसका नाम क्या पढ़ाए थे? सर फिशर फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन। इसका नाम था टार्टरिक एसिड ओ अच्छा, हाँ टार्टरिक हाँ एसिड हाँ था प्रोजेक्शन का नाम। ना, इसका नाम हाँ हाँ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। अच्छा इसका नाम बताओ तो बेटा क्या है? टार्टरिक एसिड। ये भी टार्टरिक एसिड है, देखो तो टार्टरिक एसिड। हाँ सर हाँ। अब ऐसा करते इसके सामने एक मिरर रख दो, और मिरर रखने के बाद इसका मिरर इमेज बना देते हैं। देखो तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, हाँ सर। और यहाँ पे भी हाँ मिरर इमेज सर। बना देते हैं। तो ये इसका मिरर इमेज बन गया। और ऐसा करते हैं कि चारों स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं। इसका स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, ये वाला 3 दे दे बेटा, और ये वाला 4। और आपके सामने पेयर दे रहे 1 एंड 2 का पेयर, 1 एंड 3 का पेयर, 2 एंड 3 का पेयर,
2 and 4 का पेयर। बताओ तो इस पेयर को आप एनंशियोमर का नाम देना चाहोगे और किसको डायस्टीरियोमर का? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से टाइम लो। लेफ्ट साइड में आपके पास सारा आंसर लिखा हुआ है, डेफिनेशन मिलाओ, ठंडे दिमाग से सोचो और सोच के जवाब दो कि आप किसको एनंशियोमर का नाम देना चाहोगे, इस पेयर को डायस्टीरियोमर का नाम देना चाहोगे। चलो सर 3 और 4 है एनंशियोमर। एक करके बात करो ना, पहले 1 2 का बात करो, एक एक करके बात करो। बोलो 1 2 क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, हाँ मिरर इमेज है। उठा के बैठा, 1 को उठा के 2 पे बैठा या 2 को उठा के 1 पे बैठा, वो सुपर इम्पोज कर रहा है? यस सर, कर रहा है। कहाँ कर रहा है गधा? नहीं कर रहा उठा है। के बैठाओ, उठा के पूछे बैठाओ। ना सर। नहीं कर रहा है सर, कैसे करेगा? सर डायस्टीरियोमर হবে सर 1 and 2। यार देख, मेरे तरफ देख, वीडियो देख। आपको उठा के बैठाने का मतलब क्या बोलना चाहिए? ऑब्जेक्ट को उठाओ और बैठा दो, एकदम उठा के बैठाओ। देखो तो 1 को उठा के बैठाओ, बैठ रहा है 2 पे, 2 को उठा के बैठाओ तो नहीं बैठ रहा है। नहीं बैठ रहा ना नहीं सर सर। হবে না। ना। हाँ। तो चलो देखते हैं क्या दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है 1 and 2? हाँ सर। सुपर इम्पोजिबल है? नहीं ना। सर। ये किसके No, साथ sir. मैच कर रहा बोलो? ये डेफिनेशन किसके साथ मैच कर रहा बोलो? एनंशियोमर के साथ। एनंशियोमर पढ़ो ना भाई, लिखा हुआ तो तुम लोग के सामने, पढ़ो ना, हाँ सर। हाँ। क्लियर करो। देखो क्लियर है? हाँ उसी सर। तरीके से आगे Yes, जवाब sir. दो, उसी Yes, तरीके से sir. बोलो 1 and 3, 1 3 डायस्टीरियोमर। सर डायस्टीरियोमर। होगा डायस्टीरियोमर, क्योंकि हाँ, आप सर। चेक करो 1 and 3 ना ही एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है बेटा, और ना ही एक दूसरे का सुपर इम्पोज कर रहा, तो डायस्टीरियोमर 3। आप लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, मिला लो। देखो 2 आंसर और लिख दिए, 2 और 3 हाँ आंसर लिख दिए, चेक करो। सर। हाँ सर। सर मेरा 1 and 2 में थोड़ा डाउट हो रहा है कि वो मेसो कंपाउंड नहीं होगा सर, क्योंकि सर एक ही तो है। तो ना कान का नीचे बजाएंगे ना बेटा, हड्डी तोड़ देंगे। मेजो पेयर में होगा नहीं होगा सर। तो फिर क्यों सवाल रखा? अभी मेरा क्वेश्चन पेयर में क्या का है? पेयर में है सर। हाँ, फिर नहीं वो सिमेट्री था इसलिए। गधा जितना बोल लो उतना सुन पहले, और क्वेश्चन को समझने के तो तुम ही देखो। एक चीज समझ लो बेटा, कई बार ज्यादा उड़ने पे भी चोट लग जाता है, इसलिए थोड़ा उड़ान पे कंट्रोल रखो, ठीक है? ठीक तो है आपको हम बोले बेटा कि पेयर में जब बात करेंगे तभी एनंशियोमर डायस्टीरियोमर, मेजो वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे पेयर में। मेरा सारा क्वेश्चन पेयर पे बात हो रहा है, तुम बेटा मेजो को क्यों बीच में डाल रहा है? सॉरी सर। वाओ, अगला क्वेश्चन पे बेटा। मेरा पहले बोलते हैं ना, मरने से पहले तुम भूत बनता है, पहले मर तो। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तुम अपना देखो। अब हम सिंगल सिंगल डाल रहे हैं, 1 2 3 and 4। यहाँ पे बात करो कि अकेले में अगर एक एक स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, आप किस स्ट्रक्चर को मेजो नाम देना चाहोगे 1 2 3 4 में? वन और 2 मेजो है। ये देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 में बेटा, यहाँ पे कायरल कार्बन है, यहाँ पे कायरल कार्बन है, और इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। स्ट्रक्चर 2 में देखो, यहाँ पे कायरल कार्बन है, यहाँ पे कायरल कार्बन है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब आप स्ट्रक्चर 1 को कहोगे मेजो, स्ट्रक्चर 2 को कहोगे मेजो, सॉरी 2, हाँ 3 और 4 मेजो के काउंट में नहीं आएगा, कि 3 नंबर में बेटा आपके पास कायरल कार्बन तो है, कहाँ भाग रहे? हाँ, 3 नंबर में आपके पास कायरल कार्बन तो यहाँ है, यहाँ पे भी है, इसके पास सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर इसके पास सिमेट्री नहीं है। तो सुनो ध्यान से बेटा, क्या स्ट्रक्चर 1 ऑप्टिकली एक्टिव है? No sir, inactive. नहीं, इनएक्टिव। स्ट्रक्चर 2, Inactive. स्ट्रक्चर 3,
सर एक्टिव। एक्टिव स्ट्रक्चर 4 एक्टिव एक्टिव। अब सर लैंग्वेज एक्टिव। जो बात पिछले क्लास में बताए थे वो दोबारा बताना जरा ध्यान से सुनना। अगर आपसे कहा जाए कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ये हम लोग पता कर सकते हैं। और अभी भी पता चला कि 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताओ 3 और 4 में कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है? सर सेटा तो एक्सपेरिमेंट करते হবে हाँ, सर। नहीं बता पाएंगे, है ना, हम लोग यही पढ़े हाँ थे। सर। लेकिन अब आगे सुन, अगर आपको एक्सपेरिमेंटली ये पता चल जाए कि 3 नंबर डेक्स्ट्रो है बेटा, इसका मतलब 4 नंबर लीवो होगा। याद रखना, डेक्स्ट्रो और लीवो हमेशा एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म में पाया गया है। दैट मींस अब एक और कंसेप्ट सुनो, आप ये नहीं बता सकते कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है, लेकिन अगर आपको डेक्स्ट्रो पता चल जाए तो आप लीवो पता कर सकते हो, या अगर आपको लीवो पता चल जाए तो आप डेक्स्ट्रो पता कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको? उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ड्रॉ करना होगा। बोलो ये बात समझ में आया? क्या बताएं? हाँ सर। सुन, एक और बात बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 का नाम है टार्टरिक एसिड, 2 का नाम टार्टरिक एसिड, 3 का नाम टार्टरिक एसिड, 4 का नाम भी टार्टरिक एसिड। अब और डिटेल में सुनो, स्ट्रक्चर 1 का पूरा नाम मेसो टार्टरिक एसिड, 2 का पूरा नाम मेसो टार्टरिक एसिड, 3 का पूरा नाम आइदर डी टार्टरिक एसिड, वी डोंट नो वो डी है कि एल है, या एल टार्टरिक एसिड। अगर 3 नंबर डी टार्टरिक एसिड होगा तो 4 का नाम होगा एल टार्टरिक एसिड, और अगर 3 नंबर एल टार्टरिक एसिड होगा तो 4 का नाम होगा डी टार्टरिक एसिड। बोल, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, ये जब वीडियो होगा बेटा ये सारा पॉइंट अपने उसी हिसाब से नोट कर लेना, बना लेना। सारा तो डिस्कस कर दिए, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाने जा रहे हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी जान लो। और जब आप जेई या नीट का क्लास में बैठोगे तो इस टर्मिनोलॉजी का बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी सब सिर्फ टर्म पकड़ा रहे बेटा, जैसे कि अभी ये वाला पार्ट आपको दिखाएं कि ये एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर। कॉम्पिटिटिव लेवल पे बेटा जानते हो आपके पास यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। दे विल गिव यू द स्ट्रक्चर एंड दे विल आस्क व्हिच वन इज एनांशियोमर, व्हिच वन इज डायस्टेरियोमर, उसको कैसे डील करना है, वो बहुत सारा मेथड है, तरीका है। अभी इस पे आपको हम नहीं ले जाएंगे, अभी आपको सिर्फ टर्म्स पकड़ा रहे हैं ताकि ये सब टर्म्स अगर आपको पता हो तो बेटा जी और नीट के क्लास में बैठोगे तो क्लास को पकड़ पाओगे। अब सुनो टर्मिनोलॉजी पे बात करें। यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक रिएक्शन कर रहे हैं और आपका ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर प्रोसेस। सुनो, अगर आप एक रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट डी है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो एल बन गया, या आपके पास रिएक्टेंट एल है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बी बन गया, तो ऐसा प्रोसेस को आप किस नाम से पुकारोगे? ऐसा प्रोसेस को आप पुकारोगे इन्वर्शन। इन्वर्शन प्रोसेस कब कहा जाएगा? जब आपका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट कर जाएगा। रिएक्शन से पहले डी, रिएक्शन के बाद एल, या रिएक्शन से पहले एल, रिएक्शन के बाद डी, ऐसा प्रोसेस को आप किस नाम से पुकारोगे? इन्वर्शन। अब सुनो, अगर आपके पास रिएक्टेंट डी है और प्रोडक्ट में डी और एल का, रिएक्टेंट एल है, प्रोडक्ट में डी और एल का इक्विमोलर मिक्सचर मिल रहा है। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब बोल तो क्या हुआ? सर सेम नंबर ऑफ मोल। इक्वल अमाउंट। प्रोसेस को हाँ। नाम दिया गया बेटा रेसमाइजेशन। प्रोसेस को नाम दिया गया रेसमाइजेशन, और इस डीएल को नाम दिया गया रेसमिक मिक्सचर। ये सब वर्ड बेटा आपके सामने आने वाला, आगे कहीं ना कहीं मुलाकात होगा, ये टर्म जान के रखो। अगर आपके पास डीएल है और आप दोनों को सेपरेट कर दिए, सेपरेशन ऑफ डी एंड एल यानी सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, इसको नाम दिया गया रेजोल्यूशन। अगर आपके पास डी है और प्रोडक्ट भी डी मिला, आपके पास एल है और प्रोडक्ट भी एल मिला, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, उसको नाम दिया गया रिटेंशन। 4 वर्ड आपके सामने बेटा देख लो, इन्वर्शन, रेसमाइजेशन, रेजोल्यूशन एंड रिटेंशन। एकदम फंडामेंटल तौर पर रट जाइए कि अगर रिएक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, उल्टा हो जाता है, डी से एल या एल से डी बन जाएगा, तो उसको इन्वर्शन कहेंगे। अगर रिएक्शन के बाद इक्वल अमाउंट पे डी और एल मिलेगा तो रेसमाइजेशन कहेंगे। अगर डी और एल को, रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करेंगे तो उसको रेजोल्यूशन कहेंगे। और अगर रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, डी डी रह गया बेटा, एल एल रह गया, उसको क्या नाम से पुकारेंगे? रिटेंशन। बोलो यहां तक का बात समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, ये सारा टर्म्स आपको याद रखना है बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं इस टॉपिक पे। ये सारा टर्म्स बेटा आपको पकड़ के रखना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो क्या,
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। एक बार फिर से सुन ले, अगर आपको एक फॉर्मूला देकर पूछा जाए बताओ कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर है, आप नहीं बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो याद है बेटा पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूला सिखाए थे, 2 टू द पावर n, टू द पावर n हाँ माइनस सर, 1, हाँ है ना? तो वहां पर हाँ आपके पास फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिकल निकालने का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल निकालने का फॉर्मूला नहीं है। अब आपके पास ऑप्टिकल निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें भी क्राइटेरिया देखो क्या क्या। पहला, अगर टर्मिनल एंड, याद है ना पिछली बार भी बात की थी टर्मिनल एंड का, अगर टर्मिनल एंड डिफरेंट हुआ तो ऐसे मामले में नंबर ऑफ एनांशियोमर निकालने का फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड निकालने का फॉर्मूला होगा 0, यानी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर ऑफ n। दूसरा कंडीशन, अगर टर्मिनल एंड सेम हुआ और n इवन हुआ। नाउ व्हाट इज n हियर? n को क्या कहोगे? n यहाँ पे कहलाएगा नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। और ऑप्टिकल के मामले में बेटा नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन होगा? जवाब दो। ज्योमेट्रिकल में तो हम लोग पढ़े थे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, याद है ना? हाँ सर, हाँ हाँ। ऑप्टिकल में बेटा आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा कायरल कार्बन, ठीक है? हाँ सर, हाँ हाँ चलो, सर। तो यहां पर देखो, अब अगर आपके पास n अगर इवन है, एनांशियोमर निकालने का फॉर्मूला जो आपके पास होगा वो होगा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, और मेजो निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाई 2, यानी कि टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलते बेटा? सर 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। ये 2 होगा, ऐड कर दो इसको, हाँ सर, टोटल हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 बाई 2। और तीसरा याद रखना, आपके पास अगर टर्मिनल एंड सेम है और n जो है वो क्या बेटा ऑड है, तो ऐसे मामले में एनांशियोमर निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो होगा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाई 2, और मेजो निकालने का फॉर्मूला होगा आपके पास 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाई 2, यानी टोटल निकालने का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। इस फॉर्मूला को नोट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे बेटा, फिर क्वेश्चन देंगे, आप लोग सॉल्व करोगे। चलो इस फॉर्मूला को नोट करो। सर टर्मिनल एंड सेम और n इवन अगर हुआ तो सब मेसो क्या? समझा रहे, पहले नोट करो। ये बेटा आप लोग का नोट। हाँ सर, हो गया सर।
এখানে দেখো এবার क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आपको पता करना है। नंबर 1 बोलो ये कौन सा मॉलिक्यूल लिखे बेटा? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। इस वक्त जो मॉलिक्यूल आप देख रहे बेटा, इस मॉलिक्यूल का नाम है सॉर्बिटॉल। इसको क्या कहते हैं? सॉर्बिटॉल। 3 नंबर। और अब जो आप अगला मॉलिक्यूल देख रहे बेटा, इस मॉलिक्यूल का नाम है, कोई बताएगा? एनीवन हियर? इसका नाम है सर ग्लूकोज है। ग्लूकोज। तो आप लोग नोट करो ये 4 मॉलिक्यूल और पता करो किसके पास कितना ऑप्टिकल आइसोमर है, और इसका नाम है फ्रुक्टोज। ये 4 मॉलिक्यूल दिए बेटा, सॉल्व कर तो देखिए जरा। बेटा लोग हुआ? सर हुआ सर, हो गया।
चलो जिन लोगों का हो गया अपना आंसर मिलाओ, और जो लोग नहीं कर पाए बेटा चेक करो। ये देखो, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। तो जहां से कायरल कार्बन शुरू हो रहा है बेटा और जहां पे खत्म हो रहा है, अब देखो आप क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 1 को टर्मिनल एंड सर सेम। सेम कहेंगे, है ना? और सेम टर्मिनल एंड का मतलब यहाँ पे दो कायरल कार्बन है, सर एन इवन। तो एन इवन है। तो इसके लिए अगर एनंशियोमर का फॉर्मूला निकालना चाहे तो बोलो एनंशियोमर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टू दी सर पावर 2 ऑफ to the power 2 2 minus 1 minus that 1। is 2, हाँ और 2 to the power of 2 minus 2 by 2 that is 2 to the power of 0 that is 1। तो एनंशियोमर एक मिलेगा बेटा, मेजो एक मिलेगा, टोटल आइसोमर 3। 3, है ना? और टोटल 3 देखो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ाए भी थे। बोलिए ये एक नंबर स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? सर टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड हाँ में एक होगा मेजो टार्टरिक एसिड, और एनंशियोमर जो होगा उसमें एक होगा डी टार्टरिक एसिड और एक होगा एल टार्टरिक एसिड। टोटल एल 3 होगा टार्टरिक आपका। एसिड। हाँ सर। अच्छा अब आ हाँ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास ये कार्बन कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये टर्मिनल एंड और ये टर्मिनल एंड। बोलो दोनों टर्मिनल एंड सेम, सेम सर सेम। कायरल कार्बन इवन, इवन। हाँ हाँ सर। सेम फॉर्मूला। यहाँ होगा फॉर्मूला 2 to the power of 4 minus 1 4 that minus is 2 1 to the power 3 that is सर 8 एन। एनंशियोमर मिलेगा, है ना? और यहाँ पर हाँ होगा 2 to the power of 4 minus 2 by 2 माने 2 to the power of 2 to the power of 1 1 माने 2। मतलब 2 2 मेजो, यानी मेसो। टोटल सर 10 10। ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा। हाँ सर। अब ग्लूकोज में अगर आप देखोगे बेटा तो आपके पास एक कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन, तीन कायरल कार्बन, चार कायरल कार्बन, ये टर्मिनल एंड, ये टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड क्या हो गया बेटा यहाँ पर? डिफरेंट। सर डिफरेंट। डिफरेंट हो डिफरेंट गया। होने का फॉर्मूला होगा टू द पावर ऑफ n 4। 4 that is 16 हाँ एनंशियोमर सर। एंड 0 मेजो, यानी टोटल 16 आइसोमर होगा। और ये वैल्यू आपको याद कर लो बेटा, ग्लूकोज का रट जाओ कि ग्लूकोज का टोटल 16 ऑप्टिकल आइसोमर पाया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा। अब फ्रुक्टोज में देखो, फ्रुक्टोज में आपके पास ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये तीन कायरल कार्बन है, ये टर्मिनल एंड और ये टर्मिनल एंड कहलाएगा। इस बार होगा 2 to the power of 3 that is 8, only 8 isomer will be there। देखो तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आया? यस सर डेफिनेटली। हाँ सर। ठीक है, ये हो गया बेटा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकाला जाता है, ये है। नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है बेटा वो ये है कि आपके पास कुछ एक्सेप्शनल केस है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट कायरल कार्बन। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि कायरल का कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या था बेटा? सर कायरल कार्बन। सर कायरल कार्बन और नो सिमेट्री। कायरल कार्बन पहला क्राइटेरिया था, है ना? हाँ सर। तो कायरल कार्बन, अब आपके सामने क्या केस आ रहा है बेटा? एक ऐसा मामला जहाँ कायरल कार्बन नहीं होगा फिर भी वो ऑप्टिकली होगा, और उसमें बेटा जो लिस्ट बनाने जा रहे हैं, लिस्ट सुन लो क्या क्या है। पहला नंबर ऑड क्यूमेलिन, सॉरी इवन क्यूमेलिन। याद है ये बात हम लोग किए थे पिछले बार भी? हाँ जो सर। ऑड क्यूमेलिन होगा वो जीआई देगा और इवन क्यूमेलिन क्या देगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल देगा। आइसोमेरिज्म देगा। जैसे कि देखो तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, तो याद रखना ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl, ये भी इवन क्यूमेलिन है बेटा, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, याद रखना। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इवन क्यूमेलिन तो चाहिए, और इवन के साथ क्या चाहिए? टर्मिनल एंड पे डिफरेंट ग्रुप चाहिए। समझ में आ रहा नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ से आप बहुत कुछ बना सकते हो। सोचो तो अगर ये है तो फिर क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? देखो तो बोलो।
हाँ सर होगा। होगा? अच्छा बताओ हाँ। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाँ सर होगा। होगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़े थे, हाँ याद है ना क्या, कि एक पाई बॉन्ड सर की जगह वन पे एक रिंग रिंग का इक्वल्स इस्तेमाल टू कर 1। सकते हैं। हाँ सर। तो ये एक कैटेगरी याद रखना बेटा एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पे याद रखना बाइफिनाइल। बस ये दो याद रखो जहां पे कायरल कार्बन नहीं होगा पर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाइफिनाइल देखो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर, दो बेंजीन रिंग, यहाँ पे कोई एक ग्रुप बैठा होगा, यहाँ पे कोई एक ग्रुप बैठा होगा, यहाँ पे कोई ग्रुप बैठा होगा, यहाँ पे एक ग्रुप बैठा होगा, और जो भी होगा ग्रुप एक्स एंड वाई उसका साइज बड़ा होना चाहिए। यानी अगर एक्स और वाई की जगह पे छोटा छोटा साइज है, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, तो नहीं होगा, बड़ा साइज चाहिए, आयोडीन चाहिए, बड़ा ग्रुप चाहिए। बड़ा ग्रुप होने से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपको ये याद रखना बेटा, आपके पास एक कंडीशन दे दी है कि जहां पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने के लिए पहला क्राइटेरिया चाहिए कायरल कार्बन। यहाँ पे कायरल कार्बन बोलो सर नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव। होगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे सर। बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का बात किए। अब चलो बात करो, हमारे पास एक और आइसोमरिज्म बचा हुआ है जिसका नाम है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का सिर्फ इंट्रोडक्शन कराएंगे बेटा, उसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ लो। सबसे पहले सुनो इसका कारण क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों होता है। तो इसका रीजन है फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कौन बताएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉज क्या था? सर फ्री रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, याद रखना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो होगा बेटा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, और फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो कन्फर्मेशनल आइसोमर देगा। अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर का एक और नाम कन्फर्मर्स भी कहते हैं इसको बेटा, कन्फर्मर्स। नंबर ऑफ कन्फर्मर्स अगर पूछा जाए कितना कन्फर्मेशनल आइसोमर होगा, नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, तो इसका आंसर याद रखना इनफाइनाइट होता है। लेकिन हम लोग जो स्टडी करेंगे कन्फर्मर्स को पढ़ेंगे, इनफाइनाइट तो नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ेंगे सुन लो, दो ही चीज पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको स्टडी करेंगे, और जो सबसे कम स्टेबल होगा उसको स्टडी करेंगे, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन याद रखना। अब यहाँ पे आपको दो और चीज बता दे, दो और लैंग्वेज सीख लो। एक है नया आदमी प्रोजेक्शन, और नया आदमी प्रोजेक्शन लिखने का तरीका देखो कैसे लिखोगे। एक सर्कल ड्रॉ करोगे बेटा, और सर्कल में आप इस तरीके से उल्टा वाई बना दो। आप इसको समझो उल्टा वाई है, कैपिटल वाई इन्वर्टेड फॉर्म में, और इसी सर्कल के साथ जिस लाइन में वाई बना है उसको ऐसे दिखाना है। ये लिखने का तरीका को हम लोग कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। जहां पर और सा लैंग्वेज देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सर्कल है बेटा, ये सर्कल बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला पार्ट फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल बेटा बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये लिखने का तरीका को हम लोग क्या नाम से पुकारेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। एक और प्रोजेक्शन है जिसका नाम है घोड़ा को देखा। होगा ना, मतलब देखते हो बेटा, हाँ सर। मैं कुछ और भी मीनिंग निकल सकता, सोच तो। जैसे न्यूमैन, न्यूमैन का नाम बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। वो आदमी ऐसा है सालों साल का नाम नया रहेगा, कभी पुराना होगा ही नहीं, हमेशा नया आदमी। न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा जाएगा। एक स्लाइट तिरछा लाइन लीजिएगा बेटा, और इसके ऊपर एक उल्टा वाई बनाइए, एक सीधा वाई बनाइए, या आप दोनों उल्टा बना सकते, दोनों सीधा बना सकते, डजेंट मैटर। जहां पर ये वाला कार्बन जो होगा वो कहलाएगा फ्रंट कार्बन, और ये वाला पोर्शन कहलाएगा
बैक कार्बन। ये लिखने का तरीका है। जैसे कि हम लोग बात किए थे वेजेस प्रोजेक्शन, जैसे कि हम लोग बात किए थे क्या प्रोजेक्शन था बोल तो फिशर प्रोजेक्शन, वैसे कुछ और भी हाँ सर। प्रोजेक्शन होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो आपके पास मीथेन है, देखो मीथेन, और मीथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको लिखना है। दोनों बात करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन पे भी बात करेंगे और सॉहर्स पे। तो देख तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या बोले बेटा, एक सर्कल बनाना, एक सर्कल में उल्टा वाई लिखना। बोलो उल्टा वाई में ये वाला पॉइंट क्या है बताओ तो। सर फ्रंट कार्बन। और अगर मान लो ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ये वाला फ्रंट कार्बन है, बोल इस फ्रंट कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? सर 3। तो सर ये 3 तीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बेटा हम यहाँ दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा तीन हाइड्रोजन कैसे हाँ दिख रहा है सर, फ्रंट हाँ। कार्बन? और बैक कार्बन में आपको हम क्या बताया था, ऐसा 3 लाइन बनेगा ना, हाँ सर। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दिखाएंगे। तो ये हो गया बेटा इथेन का कन्फॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये बैक कार्बन और ये फ्रंट कार्बन का 3-3। देखो तो समझ में आ रहा बात। हाँ सर। और अगर इसी का सॉहर्स प्रोजेक्शन दिखाएंगे तो ये देख सॉहर्स प्रोजेक्शन में कैसे करेंगे। ये फ्रंट कार्बन में 3 हाइड्रोजन बैठा दिए बेटा, और ये बैक कार्बन में 3 हाइड्रोजन बैठा दिए। देख तो समझ में आ रहा है लिखने का तरीका। ये आपके पास लिखने का तरीका आना चाहिए कि आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। एल्केन को, स्पेशली एल्केन की बात करें क्योंकि एल्केन में ही आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा और क्वेश्चन एल्केन पे ज्यादा पूछेगा। अब आओ टाइप्स पे बात करते हैं। कन्फर्मर्स का कितना टाइप है? टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स। और जैसे कि आपको बताया 2 ही टाइप होगा, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। सर लीस्ट स्टेबल। हाँ, हाँ। लोग वही बात करेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल में बात करेंगे क्योंकि सारा इनफाइनाइट स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे सिर्फ उसी को बेटा जो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। और जो स्टेबल होता है उसको नाम दिया गया है स्टैगर्ड, और जो अनस्टेबल होता है उसका नाम है क्लिप्स। स्टैगर्ड फिर से 2 तरह का होगा बेटा, एक का नाम होगा एंटी और एक का नाम होगा स्क्रू या गाउच। एक्लिप्स 2 तरह का होगा, एक होगा पार्शियल और एक होगा कंप्लीट। एंटी किसको कहेंगे, यहां देखो एंटी किसको कहेंगे, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। गाउच या स्क्यू किसको कहेंगे, डिफरेंट ग्रुप ऑपोजिट साइड। यानी कि स्टैगर्ड में आपको क्या मिलेगा, ऑपोजिट साइड मिलेगा। जो भी ग्रुप बैठा होगा ऑपोजिट साइड में बैठा होगा, ठीक है। और वो जो ऑपोजिट साइड में बैठा होगा बेटा उसको स्टैगर्ड कहेंगे। सेम ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड में बैठेगा तो एंटी कहेंगे, और अगर डिफरेंट ग्रुप ऑपोजिट साइड में बैठेगा तो उसको स्क्यू या गाउच कहेंगे। अभी एग्जांपल से सब समझाएंगे, पहले फंडामेंटल सुन लो। पार्शियल क्या होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप जो होगा वो ओवरलैप कर जाएगा, और कंप्लीट में क्या होगा, सेम ग्रुप जो होगा वो ओवरलैप कर जाएगा। मतलब एक्लिप्स में होगा क्या, ओवरलैप में होगा। एक्लिप्स में पढ़ा तो ग्रहण, ग्रहण में क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग होता है ना। हाँ सर। वो बॉडी एक दूसरे के आमने सामने चले आता है, ओवरलैप हो जाता है। यहीं से बेटा चलो अब इसको समझने के लिए आपको हम 2 एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ देखो पहला एग्जाम्पल इथेन पे बात करते हैं, और इथेन का एक बार फिर से समझ लेते हैं। CH3 CH3 और CH3 में अगर बात करेंगे बेटा तो ये देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन लिख रहे हैं। देखो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब सुनो, जरूरत पड़े 2 मिनट मेरी तरफ देखो। अरे यार देखिए क्या हम भी कर रहे हैं, रखना होगा। नाउ लुक एट मी। ये चीज अगर बेटा क्लासरूम में होते तो बहुत अच्छा होता। एक चीज होता है बेटा जो फिजिकल इंटरेक्शन से ज्यादा बेटर होता। सुनो ध्यान से सुनो, आपको रोटेशन दिखाना, फ्री रोटेशन। तो अगर मानो मेरे हाथ में ये देखो, ये जो पेन है ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो आप इसको कितना डिग्री रोटेट कर सकते हैं बोलो, फ्रीली कितना घुमा सकते हैं बोलो।
सर 360 डिग्री। सर 360। है ना। लेकिन अगर आपसे हम बात करते हैं कि तो मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, इसको थोड़ा सा घुमाओ, तो हो सकता है हम घुमा सकते हैं 0.001 डिग्री। बोलो पॉसिबल है? या 1 डिग्री हाँ घुमाया, या हाँ सर 1.25 डिग्री घुमाए, तो बोलो ऐसा कितना पॉसिबल वे से घुमा सकते हैं? सर इन्फिनिटी मैंने অনেক রকম ভাবে ঘুমাতে পারি। दैट्स व्हाई इट विल गिव यू इनफाइनाइट आइसोमर। आप जितना पॉसिबल वे से घुमा सकते हो उतना एक एक आइसोमर बनता चला जाएगा। लेकिन सारे को तो पढ़ना नहीं है, तो पढ़ने का नियम ये होगा कि आप सिर्फ 60 डिग्री घुमाओगे, और घुमाने के टाइम पे बेटा किसी एक कार्बन को फिक्स रखना होगा और एक घूमेगा, या तो फ्रंट को फिक्स करके बैक घुमाओ या बैक को फिक्स करके फ्रंट घुमाओ। जैसे कि देखो, अब आप लोग स्क्रीन पे आ जाओ, अब स्क्रीन पे आ जाओ, यहां देखो। जैसे कि इस वक्त जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, बोलो किसको किसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, किसको घुमाना चाहते हो? आप लोग चूज करो, फ्रंट या बैक से चूज करो बेटा। सर फ्रंट कांस्टेंट और बैक तो फ्रंट अगर रोटेशन। कांस्टेंट है बेटा तो देख, फ्रंट अगर कांस्टेंट है हाँ सर तो फ्रंट को पहले हम ड्रॉ कर लेंगे और उसको कांस्टेंट रखेंगे। देख एच एच एच। अब समझना, अब 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये 60 डिग्री इधर जाएगा, ये 60 डिग्री इधर जाएगा। कौन सा कार्बन? बैक कार्बन की बात करें, देखो ये बैक वाला है, हाँ, और ये बैक वाला इधर जाएगा। तो देख तो ये ऐसे हो जाएगा। समझने का कोशिश करो। हाँ सर अगर आपसे कहा जाए कि इसको फिर से 60 डिग्री घुमाओ, तो फ्रंट को आप कांस्टेंट रखे हो तो फ्रंट को कांस्टेंट रखे, वो अपनी जगह पर है। आप सोचो तो ये वाला बैक कार्बन क्या होगा? इस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला 60 डिग्री यहाँ का मतलब यहाँ पे पहुंचेगा, और ये वाला 60 डिग्री यहाँ का मतलब यहाँ पहुंचेगा। देखो तो ये बनेगा। हाँ सर ध्यान से देखो, समझो बेटा। तो अगर आपसे कहे स्ट्रक्चर नंबर 1 का नाम देना चाहो, बताओ तो क्या नाम देना चाहोगे? जरूरत पड़े यहाँ से हेल्प लो, सोचो क्या नाम देना चाहोगे स्ट्रक्चर नंबर 1 का। पहले ये डिसाइड करो कि स्ट्रक्चर नंबर 1 किस कैटेगरी में आएगा, स्टैगर्ड में आएगा ना एक्लिप्स में आएगा? बोलो। सर एक्लिप्स ओवरलैप করছে। फिर से देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखो, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है? না স্যার ওয়ানে করছে না। बोलो। না স্যার। कर रहा है? बोलो। ऑपोजिट में बैठा हुआ देख, हाँ सर हाइड्रोजन तो ठीक स्टैगर्ड। ऑपोजिट में हाइड्रोजन है ना, तो ये हाँ स्टैगर्ड सर होगा। हाँ सर अच्छा ये कैसा स्टैगर्ड होगा? फिर से एक बार देखो, स्टैगर्ड को देखो। सर एंटी। एंटी, तो देखो तो इसका नाम एंटी पढ़ना चाहिए। हाँ सर स्ट्रक्चर नंबर 1 का नाम हो गया एंटी। स्ट्रक्चर नंबर 2, सर एक्लिप्स। बोलो स्ट्रक्चर नंबर 2। एक्लिप्स तो होगा, कैसे एक्लिप्स होगा? बोलो कैसे एक्लिप्स होगा? सर सेम ग्रुप सर, ओवरलैप कंप्लीट मैंने कंप्लीट। होगा है ना, हाँ कंप्लीट सर होगा। देखो हाँ तो ये बेटा स्ट्रक्चर नंबर जो 2 है, ये आपका क्या बना? कंप्लीट एक्लिप्स बना। हो रहा है? हाँ स्ट्रक्चर नंबर 3 का नाम आप लोग फिर से दो, बोलो क्या होगा? एंटी स्टैगर्ड। सर एंटी स्टैगर्ड। हाँ सर एंटी माने स्टैगर्ड हो गया बेटा, और हाँ। स्टैगर्ड बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ एंटी होगा। और अगर 3 नंबर स्ट्रक्चर को आपसे कहा जाए फिर से 60 डिग्री रोटेट करो, तो बोलो। फिर से वो कंप्लीट एक्लिप्स सर एक्लिप्स हो जाएगा यानी कि कंप्लीट। आपको ये पता चल रहा है कि इथेन में, ध्यान से समझना बात को, इथेन में अगर आप 60 डिग्री का रोटेशन करोगे तो 60 डिग्री का रोटेशन करने पर एक्लिप्स में और एक्लिप्स एंटी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है। हाँ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, स्टेबिलिटी, विच इज मोर स्टेबल,
एंटी ना इक्लिप्स। सोचो तो लॉजिक से, डायग्राम देखो तो। और केमिस्ट्री में एक नियम सुन लो बेटा, केमिस्ट्री में एक वर्ड आएगा जिसका नाम है, ये वर्ड याद कर लो, स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर एक और वर्ड आएगा आपके पास स्टेरिक फैक्टर। और ये जहां पे भी मिलेगा इसका एक ही मतलब याद रखना, रिपल्शन। तो बताओ तो डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 देख करके कहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, कहां पे रिपल्शन कम होगा, मतलब कहां पे स्टेरिक फैक्टर काम करेगा, कहां स्टेरिक फैक्टर काम नहीं करेगा, बोल बेटा। दो में स्टेरिक फैक्टर काम करेगा। दो में सर स्टेरिक फैक्टर नंबर काम 2। करेगा। क्यों हाँ दो में स्टेरिक फैक्टर काम करेगा? तो आपका जवाब होगा कि हाइड्रोजन नजदीक में है ना, दोनों हाइड्रोजन देखो नजदीक में आ गया। तो अगर हाँ दो सर, पार्टिकल ओवरलैप नजदीक में आएगा करছে। तो उसमें एक रिपल्शन शुरू हो जाएगा। नाउ टेल मी व्हिच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? एंटी। एंटी। जहां पे हाँ याद सर। रखना एक और फैक्टर, यहाँ पे ये भी याद रखना कि स्टेरिक फैक्टर या स्टेबिलिटी जो होता है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिपल्शन के साथ, मतलब स्टेरिक फैक्टर के साथ। जितना ज्यादा स्टेरिक फैक्टर काम करेगा, याद रखना, स्टेबिलिटी उतना कम होगा। अगर आपसे पूछा जाए एंटी और इक्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो एंटी ज्यादा स्टेबल है। सर एंटी। यही सब घुमा के पूछेगा किसका पोटेंशियल एनर्जी कम है या ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं कि सर स्टेबिलिटी ई का ज्यादा है साथ एनर्जी। एनर्जी हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल समझाते हैं, तो यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और आज बेटा आइसोमेरिज्म डिक्लेयर कर रहे कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास कौन है, कब है बेटा? फ्राइडे ना? हाँ हाँ सर। फ्राइडे हम लोग शुरू करने जाएंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और फ्राइडे के लिए एक बात बता दे रहे, जिन बच्चों का शुरू का ऑर्गेनिक छूटा हुआ बेटा, अभी तक आप लोगों को सिर्फ नाम पढ़ाया, आइसोमर पढ़ाए, अब रिएक्शंस पढ़ाने जा रहे हैं। कोशिश करना क्लास एब्सेंट मत नहीं करने का, वरना आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ लोग देखो ऐसी बोलती बंद, उसको पल्ले नहीं पड़ रहे। यहाँ से बेटा मेरे को समझ में आ रहा है कि आप में से 2-3 ऐसे हैं जिसको ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आ रहा, क्या एंटी चल रहा, क्या गाउच हो रहा, सर क्या लिख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग मजबूरी में क्लास कर रहे हो, और इसके लिए जिम्मेदार बेटा आप लोग हो। डे 1 को समझा दिए थे कि ऑर्गेनिक में जो लापरवाही दिखाएगा वो डूबेगा। आप लोग शुरू में लापरवाही दिखाए और डूबे बेटा, एफर्ट लगा ही नहीं आप लोग। वही सेम एटीट्यूड में पढ़ाई चल रहा, ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा। तो बेटा खत्म हो गए आप लोग यहाँ पे। एक और मौका रहेगा रिएक्शन वाले में, बचा सकते तो आपको बचाना, वरना लाइफ आपका बेटा, चॉइस आपका, जैसे एंजॉय करना करो। अब देखो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का सारा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। और ब्यूटेन में ये देखो, इस बॉन्ड को बीच में रखते हुए इस कार्बन को हम फ्रंट कार्बन मानने जा रहे हैं बेटा, और इस कार्बन को बैक कार्बन मान रहे हैं। ये देखो फ्रंट कार्बन में 3 बॉन्ड और बैक कार्बन में 3 बॉन्ड। बोल बेटा, फ्रंट कार्बन में कार्बन के साथ 3 बॉन्ड में क्या दिख रहा है? एक CH3 दिख रहा है, सर मिथाइल और H दुटो दिख रहा है, और हाइड्रोजन। एक H दिख रहा है। देखो तो यही दिख रहा है ना? हाँ यस सर। सर। और बैक कार्बन में भी आपको वही दिखेगा, हाँ एक H और एक H और एक CH3। 60 डिग्री रोटेशन कर रहे बेटा, ठीक है। और चलो पिछली बार किसको कांस्टेंट रखे थे? फ्रंट कार्बन को ना? हाँ सर। इस बार बैक कार्बन को कांस्टेंट कर दो, फ्रंट को घुमाते हैं। तो फ्रंट को अगर घुमाएंगे देख, तो फ्रंट पहले ऐसे हो जाएगा, जो उल्टा वाई था देख, अब फ्रंट सीधा वाई हो जाएगा। यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर H आएगा, और यहाँ पर H आएगा। और बैक कार्बन का H अपनी जगह पर है, यहाँ पे बैक कार्बन का CH3 अपनी जगह पर है, यहाँ पे बैक कार्बन का H अपनी जगह पर है। देख समझ में आ रहा है डायग्राम? यस सर। हाँ सर। अब अगर फिर से 60 डिग्री घुमाते हैं यहाँ पर और फ्रंट कार्बन को घुमाते हैं, तो फ्रंट कार्बन में क्या था? सीधा वाई। अब सीधा वाई को क्या बना दो बेटा? उल्टा वाई। अब उल्टा वाई का मतलब CH3 यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, और बैक कार्बन का H यहाँ पर है, बैक कार्बन का CH3 यहाँ पर, और बैक कार्बन का H यहाँ पर है। डायग्राम को फॉलो करो, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद 60 डिग्री फिर हाँ से सर। घुमाओ। फिर से 60 डिग्री घुमाने के बाद मेरा फ्रंट कार्बन उल्टा वाई, उल्टा वाई क्या बन जाएगा? सीधा वाई। अब सीधा वाई का मतलब CH3 यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया, बैक कार्बन का H यहाँ पर, बैक कार्बन का H यहाँ पर, और बैक कार्बन का CH3 यहाँ पर होगा। ये 60 डिग्री फिर से घुमाते हैं। फिर से 60 डिग्री घुमाने पर क्या होगा? अब उल्टा वाई बना दो। उल्टा वाई बनाने पर देखो तो CH3 यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा, बैक कार्बन का H यहाँ पर, बैक कार्बन का H यहाँ पर, और बैक कार्बन का CH3 यहाँ पर। फिर से 60 डिग्री घुमाते हैं, तो अब क्या होगा बोलो?
सीधा वाई बना दो। सीधा सीधा Y। वाई बनाने के बाद CH3 यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, ये हो गया बैक कार्बन का H, ये हो गया बैक कार्बन का CH3 और ये हो गया बैक कार्बन का H। और फिर 60 डिग्री घुमाओगे तो देखो वापस वही पहुंच जाओगे जहां से शुरू किए। मिलाओ सब कुछ, यस हाँ सर। सर। ठीक है, मिलाओ हाँ सब सर। कुछ। हाँ सर। अब आ जाओ बेटा, सबका नाम नंबरिंग कर देते। स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको नाम दे दो 2, ये कर दो बेटा 3, इसको नाम दे देते 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। बोलो एक का नाम क्या देना चाहोगे? स्टैगर्ड ना इक्लिप्स? स्टैगर्ड। सर स्टैगर्ड। है? स्टैगर्ड हाँ का सर। फिर से 2 टाइप होगा, एंटी और गाउच। क्या नाम देना चाहोगे? एंटी। सर एंटी। एंटी यार याद रखने, सिंपल से तो लॉजिक बताए। सेम ग्रुप ऑपोजिट में हो जाएगा तो एंटी। देख तो 1 नंबर में सेम ग्रुप ऑपोजिट में है। हाँ। हाँ सर। अच्छा 2 नंबर एक्लिप्स होगा? हाँ सर। हाँ सर। 2 नंबर एक्लिप्स होगा? हाँ 2 नंबर एक्लिप्स होगा सर। हाँ। और एक्लिप्स कैसा एक्लिप्स है? सेम ग्रुप ओवरलैप कर रहा है या डिफरेंट ग्रुप? डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप। है ना? देखो ना, यहाँ पर H के साथ H ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ H पे CH3 ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ CH3 पे H ओवरलैप कर रहे हैं। चेक करो, हाँ। है ना? तो अगर डिफरेंट ग्रुप ओवरलैप करेगा तो एक्लिप्स तो होगा। कैसा एक्लिप्स होगा? ये पार्शियल एक्लिप्स होगा। हाँ सर। 3 नंबर देख तो, स्टैगर्ड है? स्टैगर्ड है। हाँ कैसा स्टैगर्ड है? स्टैगर्ड एंटी होगा सर यहाँ पे। कैसे एंटी होगा? गाउच होगा। हाँ सर, डिफरेंट ग्रुप। देखो हाइड्रोजन के ऑपोजिट में मिथाइल बैठा हुआ है, हाइड्रोजन के ऑपोजिट में ओ मिथाइल बैठा अच्छा। हुआ है, डिफरेंट ग्रुप आ गया। हाँ ये हाँ कौन सर। होगा? ये हो जाएगा सर गाउच। गाउच। गाउच का एक और नाम था स्क्यू। चलो 1 2 3 तो आपको सिखा दिए, 4 नंबर आप लोग बोलो। सर कंप्लीट इक्लिप्स। 4 नंबर होगा कंप्लीट एक्लिप्स, है ना? हाँ सर। 5 नंबर बोलो। सर गाउच होगा। सर गाउट। 6 हाँ नंबर सर। बोलो। ये पार्शियल इक्लिप्स। देखो समझ में आ रहा है? अब जो कंसेप्ट आपको दिए थे रिपल्शन वाला कंसेप्ट, कि रिपल्शन होगा स्टेबिलिटी घट जाएगा, रिपल्शन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। बोल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर फर्स्ट वाला। एंटी, उसके बाद गाउच या स्क्यू, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा कंप्लीट कंप्लीट। इक्लिप्स। देखो तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अगर ये एनर्जी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि एंटी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो एनर्जी का ऑर्डर बेटा C greater than P স্যার greater সবথেকে বেশি এনার্জি স্যার কমপ্লিট এক্লিপস। complete। हाँ, তারপর और एंटी का एनर्जी স্যার सबसे পুরো उल्टो হবে। उल्टा हो जाएगा, है ना? ये कुछ नॉलेज दे दिए बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमर का। अभी भी इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है जो अभी आपको हम नहीं ले जा रहे उतना पे। जैसे कि आप साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन बी लेवल पे बहुत कुछ क्वेश्चन बनता है। आपको देखना, अगर बुक खोलोगे तो आपको देखना ऐसा कुछ मिलेगा। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ठीक है, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर, इस तरीके का वर्ड आपको मिलेगा और इस तरह का डायग्राम मिलेगा। साइक्लोहेक्सेन का ऐसा डायग्राम मिलेगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिलेगा साइक्लोहेक्सेन का। ये सब अभी रहने दो बेटा, ये भी आपके लिए जरूरत में नहीं है। जब जेई का क्लास, नीट का क्लास में जाएंगे तब बात करेंगे। तो आइसोमेरिज्म का जो फंडामेंटल नॉलेज है पकड़ा दी बेटा आप लोगों को। अभी आपका चॉइस है, आप कितना मेहनत करते हो। जो बेटा लोग का ऑर्गेनिक गड़बड़ा रहा है, अभी भी टाइम है बेटा आपके पास। और एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को देख देख के अपने आप को इम्प्रूव करो। अगले क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्केन से शुरू करेंगे। एल्केन का प्रिपरेशन पे बात करेंगे, एल्केन के प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, इन सब पे बातचीत होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक होगा बेटा। सर एक सवाल क्या पूछ सकता हूँ सर? बोलो। सर हम मतलब बुक में इसका बाद का नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म, वो कब हम पढ़ेंगे सर? मैकेनिज्म में अभी आपको हम नहीं ले जा रहे बेटा।